नमस्कार दोस्तों। एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहानी है, माइट इज राइट। तो माइट इज राइट का मतलब होता है जो ताकतवर है वो सही है। हम सब शायद आप भूल गए होंगे, आज से लगभग 7 महीना पहले वेनेजुएला के डेमोक्रेटिकली अर्थात वेनेजुएला की जनता द्वारा उसके संविधान सम्मत चुने गए राष्ट्रपति को एक बगल के देश अमेरिका ने, जो उससे कई सौ गुना ताकतवर था, उसने क्या किया, उसके राष्ट्रपति को रातों रात उठाया और अपने देश लेके चला गया और अपने कोर्ट में पेश कर दिया कि भैया ये तो क्रिमिनल है। अब उसके देश का अलग संविधान, उसके देश का अलग कानून, अगर वो क्रिमिनल है तो उसके देश की कानून से सजा देती, लेकिन अमेरिका उठा ले गया उसे डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे। क्या ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के संबद्ध है? नहीं। किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष को कोई दूसरा देश उठा ले आया जबरदस्ती बलपूर्वक, यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ है, यूनाइटेड नेशन के सारे नियमों के खिलाफ है। क्योंकि हर देश एक स्वतंत्र देश है, एक सोवरेन कंट्री है। उसके विदेश, रक्षा, उद्योग सारे मामलों का फैसला लेने का अधिकार वहां की संसद, वहां के संविधान को होता है, वहां के राष्ट्रपति को है। लेकिन उसी राष्ट्रपति को कोई रातों रात उठा ले जाए शक्ति, अपने ताकत के बल पे। इसका मतलब हो गया माइट इज राइट। तो ये 10,000 साल पहले भी यही होता था। जो ताकतवर था वो सब कुछ कर लेता था, ताकतवर कमजोर को प्रताड़ित करता था। आज भी वही है। लोग कहते हैं डिजिटलाइज है, सिविलाइजेशन है, दुनिया भर के अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट हैं, कोई कानून नहीं चलता अगर आप ताकतवर हैं तो। वही ट्रंप कभी अपने आप को एक्टिंग प्रेसिडेंट वेनेजुएला कह देते हैं, कभी अपने आप को एक्टिंग सुप्रीम लीडर ईरान कह देते हैं। लेकिन माइट इज ऑलवेज माइट नॉट बी राइट। एक देश ईरान मिला अमेरिका को, उसने सरेंडर नहीं किया। उन्होंने क्या किया कि जब वो किडनैप नहीं कर पाए, पहले उन्होंने प्लान बनाया किडनैप कर ले वहां के भी सुप्रीम लीडर को, सबको, नहीं सफल हुआ तो उन्होंने उनकी सबकी हत्या कर दी, सारे लीडर, सारे नेताओं की हत्या कर दी। लेकिन उन्होंने झुकना पसंद नहीं किया। वो युद्ध करते रहे, वो युद्ध करते रहे और युद्ध करते 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 3-4 महीने के लंबे युद्ध के बाद जो माइट था, जो दुनिया में अपने आप को समझता था कि मैं किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को उठा लूंगा, किसी देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को मार दूंगा, किसी के सेनाध्यक्ष को मार दूंगा, हत्या कर दूंगा, किसी को आतंकवादी बना दूंगा, किसी को अच्छा बना दूंगा अपनी सेना के दम पे, उसके सामने ईरान जैसा देश अड़ गया। अड़ने का नतीजा क्या हुआ? विध्वंस तो मचा ईरान में, हजारों लोग मारे गए, बच्चे मारे गए, बूढ़े मारे गए, हजारों मकान ध्वस्त हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया, सैकड़ों हजारों सेना के लोग मारे गए। लेकिन वो मरता रहा, झुका नहीं, लड़ता रहा। उसकी लड़ाई ने क्या संदेश दिया? उसकी लड़ाई ने संदेश दिया कि नहीं, माइट इज नॉट ऑलवेज राइट अनटिल समवन एक्सेप्ट दैट। मैं आपको ताकतवर मानता हूं, लेकिन आपके सामने झुकूंगा नहीं। आज 4 महीने की लड़ाई के बाद अमेरिका को एहसास हो गया कि हम ईरान को हरा नहीं सकते। दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अपनी सारी शक्तियां लगाने के बाद भी हम ईरान को नहीं हरा सका, नहीं झुका सका। चारों तरफ से सैंक्शन, सब कुछ, सब झेल रहे हैं, सब दर्द सह रहे हैं, लेकिन लड़ रहे हैं। अब रास्ते पे आए हैं कि हमें बात करनी है तुमसे। पता चल गया झुका नहीं सकते। वेनेजुएला के बगल में एक देश है क्यूबा, उसको चारों तरफ से घेर के अमेरिका बैठा हुआ है पिछले 1 साल से। एक बूंद तेल नहीं जाने देंगे। रशिया ने कुछ तेल पहुंचाया था वहां मित्रतावश, तो रशियन तेल टैंकरों को नहीं रोक पाए, लेकिन वहां के लोग लगे हुए हैं। मैक्सिको एक बगल में देश है, वहां पे भी ये चाहते थे वहां के प्रेसिडेंट को कब्जा करके उस देश को कब्जा कर लें। जब मन तब किसी भी देश को अपना 52वां राज्य बना दें, 53वां राज्य बना दें, 54वां राज्य बना दें, ग्रीनलैंड को कब्जा कर लें, कनाडा को कब्जा कर लें, इनको कब्जा कर लें, क्यूबा को कब्जा कर लें, मैक्सिको को कब्जा कर लें। लेकिन इस सारी कहानी में एक इंपॉर्टेंट चीज जो है, हम सब ने, आपने नोट किया होगा कि दुनिया के किसी भी देश ने, चाहे वो न्यूक्लियर क्षमता वाले हों, रशिया को छोड़ करके और चाइना को, 2 देशों को छोड़ करके, बाकी किसी देश ने इस घटना की भर्त्सना तक नहीं की कि ये बहुत ही निंदनीय है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष को उठा लाना और अपने यहाँ कोर्ट में डाल देना कि क्रिमिनल है,
कैसे आप प्रूफ करोगे वो क्रिमिनल है? क्या आपके देश में आके आपकी धरती पे किसी भी राष्ट्र का जुरिडिक्शन, जो उसका न्याय प्रणाली कहाँ तक होता है? उसके राष्ट्र की सीमा तक होता है। दूसरे राष्ट्र में उस राष्ट्र का तो जुरिडिक्शन नहीं होता कि दूसरे राष्ट्र के किसी व्यक्ति को उठा के लाएं, अपने यहाँ केस चलाएं कि हाँ जी तुमने वहां क्राइम किया है अपने देश में, इसलिए हम तुमको सजा दे रहे हैं। ये तो अंतर्राष्ट्रीय ना कानून है ना यूनाइटेड नेशन का कानून। वैसे यूनाइटेड नेशन पंगु है, दुनिया के कई देश कह चुके हैं कि संयुक्त राष्ट्र किसी काम का नहीं है, सिर्फ दिखाने की एक संस्था है, एक बॉडी है। इन सब होने के बावजूद भी भारत जैसे 140 करोड़ जनता की सरकार ने ओपनली इस चीज का अपोज नहीं किया। ये गलत हुआ है, क्योंकि किसी के पास शक्ति है तो कल को तो वह आस पड़ोस के जितने लैटिन अमेरिकी कंट्रीज हैं वहां के राष्ट्राध्यक्षों को उठा लेगा। किस लिए उठाया गया? अब अंदर का गेम, तेल। अभी एक आंकड़ा आया है जिसमें पिछले महीने अमेरिका ने सऊदी अरब से ₹1 का तेल नहीं खरीदा, और पहले सऊदी अरब का 22% तेल अमेरिका जाता था। अब वो कहां से पूर्ति हो रहा है? वेनेजुएला से। इराक पे हमला किया गया, इराक पे हमला करके इराक को कब्जा करके उन्होंने क्या किया? इराकी तेल का दोहन किया। सीरिया पे कब्जा किया। किस लिए कब्जा किया? सीरिया के तेल का दोहन किया। तो ये जहां भी अमेरिका जाता है वहां के सत्ता को परिवर्तित कर देना, या तो वहां आंदोलन करवा के, वहां हमला करके, वहां विध्वंस मचा के सत्ता परिवर्तन कराओ, अपनी सत्ता ले आओ और वहां से तेल खींचो। ये गैर तेल वाले देशों पर हमला नहीं करता, ये साउथ अफ्रीका पे जाकर हमला नहीं करेगा, ये इंडोनेशिया पे जाकर हमला नहीं करेगा, ये श्रीलंका जैसे छोटे देश पे हमला नहीं करेगा। इसको कोई मतलब नहीं। मिलता क्या वहां से? वहां की सरकार को पतन कर देना, वहां की चुनी हुई सरकार को गिरा देना, CIA के हेल्प से, MI6 के हेल्प से और राष्ट्रों के इंटेलिजेंस एजेंसी की हेल्प से वहां की सरकारों को गिरा देना, गिरा करके अपनी सरकार बनाना, जहां कोयला हो, तेल हो, उसको निकाल लेना। मेन मकसद है। अमेरिका का पूरा तंत्र ही इसी पे चलता है। और फिर मनमाने ढंग से उसको खरीदना, जहां मार्केट में $90 चल रहा है प्रति बैरल, वहां उसको $30 प्रति बैरल देना, और फिर मार्केट में उसी तेल को $100 प्रति बैरल बेच देना। तो बस यहां से टैंक भरो, अपने देश ले जाओ, वहां से टैंक भरो, इस टैंक भरने के दौरान $70 प्रति बैरल, $60 प्रति बैरल की कमाई कर लो। ये अमेरिका का धंधा है। लेकिन इसी धंधे पर चोट पहुंचाई किसने? ईरान ने। यहां लक्ष्य ये भी था कि ईरान को कब्जा करके ईरान के तेल को बेचना, लेकिन ईरान झुका नहीं। तो सर्वशक्तिमान के सामने भी अगर एक छोटा कोई डट जाए, कोई अड़ जाए, झुकने को तैयार ना हो, मरने को तैयार ना हो, तो आखिर में क्या होता है? उसे मानना पड़ता है, समझौते पे आना पड़ता है। जब सीरिया को बचाने के लिए बीच में रसिया आ गया तो क्या हुआ था? एक किनारे पे सिमट गया था अमेरिका, आगे नहीं बढ़ पाया, कहीं ना कहीं समझौता हुआ। तो जब ईरान अड़ गया, अमेरिका को यह एहसास हो गया कि नहीं भाई, मैं इसको कब्जा नहीं कर सकता, और ये विध्वंसकारी है, जितने का मुझे मुनाफा नहीं, माना जितने का तेल नहीं, उतने का तो खर्च हो जाएगा पानी। तो उस डर से, उस भय से अमेरिका पीछे हटा। तो ये सिद्ध करता है कि शक्तिशाली आदमी के सामने भी अगर कोई छोटा व्यक्ति भी अड़ जाए, ना रुके, हाँ उसकी जान चली जाए बात अलग है, आप कब्जा कर लो। लेकिन ये सोचो, ये कल्पना जगत चीज है कि कोई पड़ोस में कोई पड़ोसी आकर के आपके घर से, हमारे घर से, हमारे यार आपके घर के मुखिया को उठा के लेके चला जाए, बोले कि इसको मुखिया बना दिया मैं, अब तुम्हारे घर का मुखिया हो गया, और बाकी का पूरा मोहल्ला कुछ ना बोले, तो उसका मनोबल तो बढ़ा रहेगा ना। ईरान का झटका अमेरिका के लिए है, लेकिन लैटिन अमेरिकी कई देश अभी खतरे से बाहर नहीं है। बड़पोलापन इतना है, शक्ति का अहम इतना है कि एक अमेरिकन ग्राल फोर्ड जा रहा था वापस लौट करके अमेरिका, एक वारशिप, तो वहाँ के राष्ट्रपति ने कहा कि मुझे लगता है कि एक बार क्यूबा का चक्कर कमा के वहाँ के भी राष्ट्रपति को उठाते लेते हो। ईगो इतना था, लेकिन ईरान ने उस ईगो को डाउन किया। फिर भी लैटिन अमेरिकी देश, कई लैटिन अमेरिकी देश जो अमेरिका से सीमा जिनकी सटी है, मैक्सिको वगैरह है, अर्जेंटीना है, बाकी जो त्रिनिदाद टोबैको हैं, तुम्हारा ब्राज़ील हो गया, ऐसे देशों के ऊपर आज भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि उनमें वो लड़ने की क्षमता नहीं है।
ये पूरी दुनिया जानती है। ईरान का एक ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर ऐसा था, पहाड़ों से चारों तरफ घिरा हुआ, समुद्र से चारों तरफ घिरा हुआ, कि उसने अपने ज्योग्राफिकल फ़ायदा भी उसे कुछ मिला, भौगोलिक फ़ायदा मिला, जिसने उसने अमेरिका को दबा के रखा। लेकिन यही ज्योग्राफिकल फ़ायदा क्यूबा के पास नहीं है, यही ज्योग्राफिकल फ़ायदा मैक्सिको के पास नहीं है। तो क्या होगा? क्या ये हो सकता है कि आने वाले दिनों में किसी देश के राष्ट्रपति को फिर अमेरिका उठा ले और पूरी दुनिया देखती रहे? इसका मतलब ये होता है कि कभी ना कभी आपका नंबर आ सकता है। इसलिए अगर कहीं गलत हो रहा है, कहीं गलत हो रहा है, तो पूरी दुनिया को आवाज़ उठानी चाहिए, पूरी दुनिया को उसके खिलाफ जाना चाहिए। अमेरिका एक देश पूरे दुनिया पे दादा बना हुआ है। हम फलाने पे सैंक्शन कर दिए, हम इस कंपनी पे सैंक्शन कर दिए, हम इस देश पे सैंक्शन कर दिए सैंक्शन, तो पूरी दुनिया उसको मान रही है। नहीं मानोगे तुम्हारे ऊपर सैंक्शन कर देंगे। सारी दुनिया क्यों डरी हुई है? क्यों नहीं डरता रशिया? क्यों नहीं डरता चाइना अमेरिकी सैंक्शन से? हम हिंदुस्तानी क्यों डरते हैं अमेरिकी सैंक्शनों से? क्यों डरते हैं मिडिल ईस्ट के देश या और छोटे छोटे देश क्यों डरते हैं? जो डरने वाले देश हैं उन्हें अपनी एक गुट बनानी होगी। अगर 40 से 50 देश एक गुट बना के एक साथ खड़े हो जाएं, तो दुनिया का कोई भी शक्तिशाली देश, चाहे वो ईरान, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो, ये जो दो बड़े देश हैं, ये कहीं दादागिरी नहीं दिखा पाएंगे पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में कहीं दादागिरी नहीं चला पाएंगे, ना कहीं किसी को कब्जा कर पाएंगे, ना किसी को ज़बरदस्ती कुछ भी छीन पाएंगे। तो छोटे देशों को भी यूनाइट होना होगा, क्योंकि पूरी दुनिया एक या दो देश से नहीं चलती। अगर उसके खिलाफ 50-100 छोटे देश भी खड़े हो गए, तो एक ऐसा संगठन बन सकता है जो इन सारे सैंक्शनों को तोड़ते हुए अपने आप को आगे ले जा सकता है। और दुनिया ऐसे ही चलेगी। वरना एक दिन ऐसा आएगा जब ये पूरी दुनिया 2 या 3 ध्रुवों में बट करके, जैसे अमेरिका रशिया ध्रुव हो गए या अमेरिका चाइना ध्रुव हो गए, इसमें बट करके छोटे छोटे दर्जनों देश पिस जाएंगे, उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, वो देश ही खत्म हो जाएंगे, किसी बड़े देश के एक राज्य बन जाएंगे, या फिर तृतीय विश्व युद्ध शुरू होगा जिसमें हजारों लाखों लोग, करोड़ों लोग मारे जाएंगे और पूरी दुनिया बर्बाद होगी। तो सोचना है कि क्या माइट इज ऑलवेज राइट? क्या ताकत के दम पे गुंडागर्दी करना सही है? अगर सही है तो फिर तो हर गली मोहल्ले में हो रहा है वो सही है। तो अगर दुनिया में कोई देश ऐसा कर रहा है तो बाकी देशों को आवाज़ उठानी चाहिए, हमारे देश को भी आवाज़ उठानी चाहिए, गलत पे गलत बोलना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।